आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उस राजनीतिक खबर की जिसने जबरदस्त हलचल मचाए रखी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। बीते 2 दिन से लगातार इस पर आपको हम दिन भर का जो पॉलिटिकल घटनाक्रम बना है वो दिखाते जा रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये मामला अब देश की परिधि से बाहर निकलकर इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान से इस विषय पर धमकी आई है। तीन दिन पहले यानी 15 दिसंबर को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक महिला का हिजाब खींचे जाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अब ये पाकिस्तान तक पहुंच गया है और वहां से एक डॉन ने नीतीश को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पहले सुनाते हैं आपको पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने अपनी धमकी में क्या कुछ कहा है। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी वो। अब पाकिस्तान से आई धमकी के बाद बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस पर खुलकर कहा कि नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया, नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। एक तरफ इसको लेकर खूब सियासत हो रही है तो वहीं यह मुद्दा इतना गर्मा गया है कि इस पर सड़क तक बवाल मचा है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रही हैं। अहमदाबाद में AIMIM के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो वहीं लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। कोटा में नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया तो वहीं हैदराबाद में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीके का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। अभिभावक है, एक पिता तुल्य गार्जियन थे, एक मोहब्बत में, प्यार में, दुलार में उन्होंने ऐसा किया। उस बेटी से बेटी है, क्योंकि जितना उनके पिताजी का, जो बच्ची का, हमारे जो फादर होंगे उनसे भी बड़े उम्र के बाद नेता हैं। आप भी जानते हैं, कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा ही सब बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को बेकार की बातें करते हैं। मेरी बच्ची है, जो कहना चाहता हूँ गलत लोग कर रहे हैं, ये न करें, तो राजनीति न करें। बाद में ये अफवाह फैली कि जिस महिला का नीतीश ने हिजाब खींचा वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। इस पर मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था।
एक तरफ नीतीश के वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी इसको लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसको लेकर भी खूब विरोध हो रहा है। दो दिन पहले जब बंगाल में एसआईआर का डेटा सामने आया था तो हमने आपको अपने शो में दिखाया था कि कैसे एक के बाद एक कई गड़बड़ियां सामने आई थी। ये भी बताया था कि लाखों केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें पिता और वोटर्स के बीच सिर्फ 15 साल का अंतर था। लाखों केसेस ऐसे भी मिले जिसमें दादा और दादी और वोटर के बीच 40 साल से कम का फर्क था। अब ऐसे ही 1,60,00,000 वोटर्स को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। पश्चिम बंगाल में रडार पर 1,60,00,000 वोटर्स। बंगाल में एसआईआर गड़बड़ियां बेशुमार। एसआईआर फॉर्म में मिली गड़बड़ी, किसके लिए मुसीबत खड़ी। एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, 1.5 करोड़ वोटर्स पर आंच। पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े जारी कर दिए थे। इसमें 58 लाख वोटर्स के नाम को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से काट दिया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और डेटा जारी किया था जिसमें आंकड़ों को लेकर कई तरह के फेरबदल देखने को मिले थे। एन्यूमरेशन फॉर्म की जब गहनता से जांच हुई तब कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने 1,60,00,000 वोटर्स को नोटिस भेजा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसे थोड़ा डिटेल में बताते हैं। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 1,60,00,000 वोटर्स जांच के दायरे में आए। इनमें 85 लाख वोटर्स ऐसे मिले हैं जिनके नाम पिता से मैच नहीं करते, तो वहीं 12 लाख एसआईआर फॉर्म्स में पिता और वोटर्स के बीच 15 साल का अंतर है, जबकि देश में शादी की कानूनन उम्र 18 साल है। 8,77,000 एसआईआर फॉर्म्स में पेरेंट्स और वोटर्स की उम्र में 50 साल का अंतर है, जिसको लेकर संदेह हुआ है। तो वहीं इसमें 3 लाख एसआईआर फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें दादा दादी और वोटर्स के बीच 40 साल के कम का अंतर है। ये 1,60,00,000 वोटर्स जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, ये आखिर किस पार्टी के वोटर्स हैं? इस सवाल पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने टीएमसी पर चुटकी ली है, तो वहीं इसको लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सुनिए समीक भट्टाचार्य और अभिषेक बनर्जी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है जो तृणमूल नया तरीके से कुछ शुरू किया। जो लेफ्ट फ्रंट 34 साल हम लोगों का साथ किया, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने का बाद उसी विद्या को और ऊपर लेके चला गया। सीपीआईएम ग्रेजुएट था, तृणमूल कांग्रेस पोस्ट ग्रेजुएट है, फर्क यही है। और तृणमूल कांग्रेस अगर मौका दीजिएगा तो पीएचडी भी कर लेगा। तो ऐसा स्थिति में हम लोग हैं, देखिए कितना निकलेंगे। भारतीय नागरिक भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे, भारतीय मुसलमान भारतीय वोटर लिस्ट में रहेंगे। भारत के रहने वाले भारत का सिटीजन को लेकर वोटर लिस्ट बनेगा, यही सबका उद्देश्य है। एक आप देखेंगे कि हमारे दानपुरी में 18 नंबर वार्ड पे काउंसिलर है, उसका नाम उसको दिखा दिया है डेथ, उसको डेड कर दिया है। तो जिंदा आदमी को अगर डेड बना दिया है तो एसआईआर का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है, ये सब आपके सामने है। और जिस एसआईआर के आधार पे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का सरकार और पूरा देश का कैबिनेट चुन के आया, वो कह रहे हैं कि भाई आप इलीगल हो, हम लीगल हो। भाई अगर वोटर्स इलीगल है तो प्राइम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो होम मिनिस्टर भी इलीगल है, अगर वोटर इलीगल है तो 543 एमपी भी इलीगल है। एन्यूमरेशन फॉर्म में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई किया है। बहरहाल 2 दिन पहले जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था उसके मुताबिक जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे थे उसमें 24,16,000 वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। इसमें 19,88,000 मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरित यानी पलायन करके
कहीं और चले गए हैं, जबकि 12,20,000 वोटर्स ऐसे हैं जो अपने पते पर नहीं मिले। इसके अलावा पूरे बंगाल में 1,38,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 57,000 वोटर्स के नाम अन्य वजहों से हटाए गए हैं। बंगाल में एसआईआर से पहले वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 60 लाख थी, जो कि एसआईआर के बाद अब करीब 7 करोड़ रह गई है। इनमें आंकड़ों को लेकर संदेह के चलते 1 करोड़ 60 लाख वोटर्स की फिर से जांच की जाएगी। इसमें सवाल ये कि अगर जांच के दौरान गड़बड़ी मिलती है तो और कितने वोटर्स के नाम कट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकटे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आज ही अजित पवार ने सीएम को चिट्ठी लिखी और पवार ने कोकटे का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा था। कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। धोखाधड़ी का ये मामला जिसमें उन्हें उनकी सजा को बरकरार रखा था कोर्ट ने, और उसी के बाद विधायकी पर तो क्योंकि यूं भी खतरा मंडरा ही रहा था, लिहाजा अब ये इस्तीफा स्वीकार हो गया है।